स्वागत है मेरी दुनिया में। दोस्तों, पिछले साल साइबरपंक गेम आया था जो कि बहुत ही कमाल की थी, लेकिन कुछ हद तक डिसअपॉइंटिंग भी थी। कमाल इसलिए क्योंकि इस गेम का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक था, और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि इस गेम में बहुत सारे बग्स थे और उस बग की वजह से गेम का मज़ा काफ़ी ख़राब सा हो गया था। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको इस गेम के बारे में बताऊँगा और साथ में अपने पर्सनल ओपिनियंस भी दूँगा। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि इस गेम की स्टोरी क्या थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अल्फाएस और आप देख रहे हैं माई डियर वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये पूरी गेम नाइट सिटी के अराउंड रिवॉल्व होती है, जो एक अमेरिकन मेगा सिटी है जो नॉर्थ कैलिफोर्निया के फ्री स्टेट के अंदर आता है। और इस सिटी को यहाँ की कॉरपोरेशन और कैलिफोर्निया और नाइट सिटी के लॉ चलाती है। दोस्तों, इस शहर में अक्सर गैंग वॉर्स होते रहते हैं ताकि कोई एक गैंग पूरे सिटी में डोमिनेट कर सके। दोस्तों, इस गेम का टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जहाँ यह शहर अपने हर काम के लिए रोबोट्स पर डिपेंडेंट है, चाहे बात करें यहाँ वेस्ट कलेक्शन की, मेंटेनेंस की या फिर ट्रांसपोर्टेशन की। दोस्तों, इस गेम में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग विजुअल आइडेंटिटी मिलेंगे, क्योंकि ये शहर 4 अलग अलग एराज से गुजरा है, जो है ऑस्टेरिया एंट्रोपिज्म, कलरफुल किच, इम्पोजिंग नियो मिलिटरिज्म और ऑपुलेट नियो किच। इस गेम में ज़्यादातर कैरेक्टर्स अपने ऊपर साइबरनेटिक मॉडिफिकेशन करवाते हैं, जिस वजह से नाइट सिटी एक बहुत ही खतरनाक जगह बन चुका है। और इन सारे खतरों को नाइट सिटी के आर्म्ड फोर्सेस डील करती है, जिन्हें साइको स्क्वाड कहा जाता है। और इस शहर में रैपिड मेडिकल सर्विसेज ट्रॉमा टीम प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, इन दोनों को आप इस शहर का पुलिस और एम्बुलेंस भी कह सकते हैं। इन्हीं सब थ्रेट्स की वजह से इस गेम में ज़्यादातर लोग वेपन्स लेके घूमते हैं, जो आपको पूरे गेम के दौरान देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं इस गेम की स्टोरी की। तो इस गेम की स्टोरी की शुरुआत होती है 3 लाइफ पाथ से, जो है नोमैड, स्ट्रीट किड और कॉर्पो। और इन तीनों में मेन कैरेक्टर का नाम वी है। अगर इसमें प्लेयर नोमैड का लाइफ पाथ चूज़ करेगा तो इसमें वो स्टार्टिंग में गरीब आदमी होगा जिसने पहली बार नाइट सिटी में कदम रखा हो। अगर प्लेयर स्ट्रीट किड का लाइफ पास चूज़ करेगा तो वी इसमें नाइट सिटी का ही सिटीज़न होगा जो कुछ साल कहीं रहकर आया हो। और आखिर में प्लेयर कॉर्पो का लाइफ पाथ लेगा तो इसमें वी आरासाका कॉर्पोरेशन में काम करने वाला एक एम्प्लॉय होगा, जिसे उसके सीनियर्स वहाँ से निकाल देते हैं। दोस्तों, अगर बात करें पहले 2 लाइफ पाथ की, तो इसमें आगे चल के वी की दोस्ती जैकी से होगी और थर्ड वाले में जैकी वी का पुराना दोस्त होगा। दोस्तों, इन तीनों लाइफ पाथ की कहानी अलग अलग शुरू होती है और थोड़े आगे बढ़ने के बाद ये मेन स्टोरी से जुड़ जाती है। दोस्तों, जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्ट्रीट की लाइफ पाथ से बिलोंग करती है, जहाँ गेम की शुरुआत में हम कैरेक्टर बी को देखते हैं, जिसका दोस्त पेप एक मुसीबत में होता है क्योंकि वो कर्क का कर्जदार था और अगर उसने अगले दिन कर्क को पे नहीं किया तो कर्क उसकी दोनों टांगें काट देगा। फिर पेप बी से रिक्वेस्ट करता है कि वो कर्क से बात करे और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मांगे। फिर जब बी पेप के लिए कर्क से एक्स्ट्रा टाइम मांगता है, तब कर्क वी को एक काम ऑफर करता है जिसमें उसे एक रेफील्ड चुरानी थी, और अगर वी ऐसा करने में कामयाब होता है तो कर्क पेप के सारे कर्ज माफ़ कर देगा। वी ये काम करने को तैयार हो जाता है और जब प्लान के अकॉर्डिंग वो अपना काम कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैकी आ जाता है और वो कहता है कि वो कार को चुरा के ले जा रहा है, और तभी वहाँ पर एनसीपीडी भी आ जाती है। फिर एनसीपीडी के कार्स में से इंस्पेक्टर स्टिंक्ट बाहर निकलता है, जिसे जैकी की तलाश थी। स्टिंक्ट उन दोनों को अरेस्ट करने वाला था, लेकिन तभी वह कारू आ जाता है और उन दोनों को छोड़ने कहता है। फिर इसके बाद जैकी और वी की दोस्ती हो जाती है और फिर टी-बग के लिए वो दोनों साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये टाइम होता है 2077 का, जब जैकी और वी टी-बग के लिए एक मिशन पूरा कर रहे थे और मिशन के दौरान उन दोनों को एक लड़की की बॉडी मिलती है और उसकी बॉडी को उन्होंने ट्रॉमा टीम को सौंप दिया, लेकिन वी उसका बायोमोन निकाल लेता है। फिर जब वी अपने घर पहुँचता है तो वो उस बायोमोन को अपने अंदर इंसर्ट कर लेता है और अगले दिन उसे काफ़ी अजीब फील होता है। फिर वी जैकी से मिलता है और जैकी उसे ये बताता है कि डेक्स्टर डेशॉन नाम का आदमी उनके साथ काम करना चाहता है और वी उससे मिलने को तैयार भी हो जाता है। इसलिए वो पहले विक्टर के पास जाता है ताकि वो खुद को अपग्रेड कर सके और उस वायरस को भी चेक करवा सके जो उसे पिछले मिशन से मिला था। विक्टर वी के लिए एक तरह से डॉक्टर था और विक्टर वी को कुछ नए साइबरनेटिक पार्ट्स देता है और उसे ये बताता है कि जो वायरस उसे पिछले मिशन से मिला था, वी को उसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद वी डेक्स्टर से मिलता है और डेक्स्टर ने वी और जैकी को इसलिए हायर किया था ताकि वो एक मिस्टीरियस बायोचिप को चुरा सके, जिसे रेलिक कहा जाता है, जो आरासाका कॉर्पोरेशन का है। वी ये काम करने को तैयार हो जाता है और डेक्स्टर से सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैकी और वी अपना काम शुरू कर देते हैं
और अगर इस काम को मैं शॉर्ट में बताऊँ तो वो लोग बहुत सारे अलग अलग जगह में जाते हैं ताकि वो इस मिशन के लिए कुछ इक्विपमेंट जुगाड़ कर सके। और ये सब के बाद वो लोग डेक्स्टर और टी-बग से मिलते हैं फाइनल प्लान डिस्कस करने के लिए। फिर अगले दिन वो लोग प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और रिलिक मिलने के बाद जब वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तब उसी वक्त वहाँ योरिनोबु आ जाता है और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग थोड़ी देर रुकेंगे और प्लान करेंगे कि आगे क्या करना है। फिर इसके बाद इस कंपनी का मेन लीडर सबूरो अरासाका आ जाता है जो योरिनोबु का फादर है और अरासाका कॉर्पोरेशन का हेड भी। फिर सबूरो अपने बॉडीगार्ड ताकेमुरा को बाहर भेज देता है, जिसके बाद वो दोनों बिजनेस के बारे में बात करना शुरू करते हैं और यहाँ योरिनोबु के फादर उसे बहुत कुछ सुनाते हैं क्योंकि योरिनोबु बिजनेस चलाने के लिए सही डिसीजन नहीं ले रहा था। लेकिन तभी योरिनोबु अपना आपा खो के अपने पिता को मार देता है और सबको ये बताता है कि उसके पिता को जहर दे के मारा गया है। जिसके बाद वो उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी अलार्म को ऑन कर देता है। ताकेमुरा को योरिनोबु पर डाउट होता है, लेकिन योरिनोबु उससे मुंह बंद करके अपना काम करने को कहता है। ये सब होते हुए वो दोनों देख लेते हैं और जब रूम खाली होता है तब वो दोनों सोचते हैं वहाँ से निकलने को, लेकिन बाहर का रास्ता ढूंढते वक्त तो टी-बग से कॉन्टैक्ट खो देते हैं और टी-बग को अरासाका के नेट रनर्स मार देते हैं। फिर वी और जैकी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनाते हैं, लेकिन तभी उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें जैकी बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद भी एवलिन पार्कर से कांटेक्ट करता है और इस सिचुएशन के बारे में बताकर उससे एडवाइस मांगता है, जिसके बाद पार्कर ने एडवाइस देती है कि वो लोग उस चिप को अपने सर के साइबरवेयर में इंसर्ट कर लें। जैकी इस काम को करता है, जिसके बाद वो लोग होटल से किसी तरह बाहर निकलते हैं, लेकिन अपने चोट की वजह से जैकी मारा जाता है। जिसके बाद वो वी को फोर्स करता है कि वो इस चिप को अपने साइबरवेयर में इंसर्ट कर ले। इसके बाद जैकी मर जाता है और वी जैकी के बॉडी को कार के एआई के हवाले छोड़ देता है और वी डेक्स्टर की तरफ बढ़ता है। डेक्स्टर ये कहता है कि वी और जैकी ने प्लान ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया, जिस वजह से पुलिस का ध्यान उन दोनों की तरफ हो गया और अब सब खतरे में पड़ चुके हैं। इसके बाद डेक्स्टर वी के सर पे गोली मार देता है और वी को मरने के लिए लैंडफिल में छोड़ देता है। फिर इसके बाद हमें जॉनी सिल्वरहैंड की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें जॉनी एक आइकॉनिक रॉकस्टार था और सबका ये मानना था कि जब 2023 में अरासाका टावर में थर्मोन्यूक्लियर अटैक हुआ था तब उसी अटैक में वो मारा गया। दोस्तों, असल में हुआ यह था कि जॉनी ने अपनी टीम की मदद से अरासाका टावर में अटैक किया, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसे सबूरो के आदमियों ने पकड़ लिया था और उसे जान से मार दिया। इसके बाद मेन गेम की स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ वी जब होश में आता है तो वो डेक्स्टर को देखता है जो ताकेमुरा के साथ काम कर रहा होता है और डेक्स्टर वी को ताकेमुरा के हवाले कर देता है। इसके बाद ताकेमुरा डेक्स्टर को मारकर वी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वी सजेस्ट करता है कि उन दोनों को ट्रीटमेंट के लिए विक्टर के पास जाना चाहिए। फिर कुछ दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद जब वी को होश आता है तब वी विक्टर को कहता है कि उसने एक सपना देखा जिसमें वो कोई और था और जिसे सबूरो ने अरासाका टावर में मार दिया। फिर विक्टर वी को बताता है कि जब डेक्स्टर ने वी के सर पे गोली मारी थी तब उस गोली की वजह से वो उसी वक्त मर गया था, लेकिन जिस बायोचिप को वी ने अपने साइबरवेयर पे लगा रखा है उस चिप में रेजरेक्शन नैनोटेक शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो फिर से ज़िंदा हो गया। लेकिन ये चिप वी की सारी मेमोरीज़ को मिटा रहा है, जिसके बाद वी का मेमोरी और पर्सनैलिटी जॉनी की मेमोरी और पर्सनैलिटी से रिप्लेस हो जाएगा। अगर इस चिप को वी के अंदर से निकाला गया तो वी उसी वक्त ही मर जाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक हफ्ते के अंदर जॉनी की पर्सनैलिटी वी के बॉडी में पूरी तरह से हावी हो जाएगी, जिसका यही मतलब हुआ कि वी मर जाएगा। वी को बचाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल था। इसके बाद वी अपने घर आता है और वो जीने की पूरी उम्मीद खो चुका होता है और थोड़ी देर बाद जॉनी की पर्सनैलिटी वी पे काबू करने की कोशिश करती है। Who you work for, start talking. Fuck. Fuck. Fucking chip. Rip the thing out myself. No, wait. जॉनी पहले बहुत ही रूड किस्म का इंसान था, इसलिए वो वी पे दया नहीं दिखा रहा था और वो डेस्परेटली वी की बॉडी पे कब्जा करना चाहता था ताकि वो पूरे अरासाका से अपना बदला ले सके। फिर कुछ देर बाद जॉनी और वी साथ मिलकर काम करने को तैयार हो जाते हैं ताकि वी को इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। फिर यहाँ बहुत सारे मिशंस आते हैं जिसमें वी ताकेमुरा, जूडी, स्काइप, टॉम, वुडमैन और बहुत लोगों से मिलता है और वो किसी तरह ब्रिगेड के पास पहुँचता है जो वी को साइबर स्पेस में लेके जाती है ताकि जॉनी के पास को क्लियरली देख के वो ये पता कर सके कि जॉनी ने अरासाका टावर पे क्यों अटैक किया था।
वी देखता है कि जॉनी के कंसर्ट होने के बाद जॉनी और उसके गर्लफ्रेंड ऑल्ट की लड़ाई हो जाती है और जब जॉनी अपने गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश करता है तब कुछ गुंडे उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और इस समय जॉनी बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो लोग ऑल्ट को किडनैप कर लेते हैं। जॉनी जब होश में आता है तब सामने वो एक इंसान को दिखता है जिसका नाम थॉम्सन होता है और उसी ने उसकी जान बचाई थी और वो जॉनी को ये कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को आरासाका ने किडनैप किया है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड आरासाका में कमाल की नेट रनर थी जिसने सोल क्लियर नाम के एक एआई को बनाया था जो किसी भी नेट रनर के न्यूरल लिंक से उसके माइंड को कॉपी कर सकती थी। उस सोल किलर में बस यही प्रॉब्लम था कि जब वो माइंड को कॉपी कर लेता था तब वो आखिर में ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता। आरासाका ने ऑल्ट को किडनैप किया और उसे सोल किलर का एक नया वर्जन बनाने को फोर्स किया ताकि वो बहुत सारे लोगों के माइंड को मिकोशी यानी आरासाका डिजिटल फोर्ट्रेस में रख सके। ऑल्ट ऐसा नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने थॉम्सन की मदद मांगी और जिस रात वो थॉम्सन से मिलने वाली थी उसी रात आरासाका के आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया, लेकिन थॉम्सन ने जॉनी को किसी तरह से बचा लिया। फिर जॉनी अपनी टीम के साथ ऑल्ट को बचाने जाता है, लेकिन जब वो ऑल्ट के पास पहुंचता तब तक वो मर चुकी होती है क्योंकि आरासाका ने उसके ऊपर सोल क्लियर का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उसकी वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बची। फिर इसके बाद जॉनी ने बदला लेने का सोचा और इसलिए उसने आरासाका पर थर्मोन्यूक्लियर अटैक किया, लेकिन आरासाका ने उसे पकड़कर उस पर सोल क्लियर इस्तेमाल किया। फिर 2077 तक आरासाका ने सोलर टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर ली थी, जिसके बाद वो लोग पब्लिक के सामने सिक्योर योर सोल का प्रोग्राम लेकर आए। इसमें होता यह था कि आरासाका लोगों के माइंड को स्टोर करके किसी और के बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते थे और उस रेलिक को आरासाका के रिसर्च सेंटर से इसलिए निकाला गया ताकि उस रेलिक की मदद से किसी जिंदा इंसान के दिमाग को रीराइट किया जा सके। और ऐसा ही कुछ काम उस रेलिक ने वी के साथ भी किया जिसमें जॉनी की पर्सनैलिटी थी। फिर उसी साइबर स्पेस में वी ऑल्ट से बात करता है और वो ऐसा इसलिए कर पाता क्योंकि ऑल्ट की मेमोरी पर्सनैलिटी ब्लैक होल नाम की जगह पर सेफली स्टोर थी और ऑल्ट वी और जॉनी से ये कहती है कि अगर उसे मिकोशी का एक्सेस मिल जाता है तो वो वी की जान बचा सकती है। इसके बाद वी मिकोशी की तरफ अपनी जर्नी की शुरुआत करता है और इसी तरह वो बायची वी को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी जर्नी के दौरान प्लेयर को बहुत सारे मिशंस को पार करना होगा और प्लेयर के डिसीजन के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि वी किन लोगों से मिलेगा और ये सबसे आखिर में ये डिसाइड होगा कि वी आरासाका टावर पर अकेले अटैक करेगा या फिर एक बहुत कमाल की टीम के साथ। दोस्तों, इस गेम प्ले में वी जॉनी के पुराने दोस्तों से मिलता है, एक रॉक कॉन्सर्ट प्ले करता है, उसे पानम पामा से प्यार हो जाता है और आखिर में वो योरिनोबु की बहन हनाको के पास पहुंचता है जो अपने भाई को उनके पिता को मारने के जुर्म में सज़ा देना चाहती थी। इसलिए वो चाहती थी कि वी उसके साथ काम करे। वी मना करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जॉनी गुस्से में आके वी को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ये समय वी बेहोश हो जाता है। जब वी होश में आता तो विक्टर उसे कहता है कि वो अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है और उसे जल्द ही कुछ करना होगा। इसके बाद वी ये ठान लेता है कि वो आरासाका टावर पर अटैक करेगा, जिससे वो मिकोशी का फिजिकल एक्सेस गेन करके सोल क्लियर की मदद से जॉनी को अपने बॉडी से निकाल देगा। आरासाका टावर पर अटैक करने से पहले वी ने सोचा कि वो इस प्लान के बारे में पहले ऑल्ट को बता दे ताकि वो तैयार रहे। फिर जब वी साइबर स्पेस में ऑल्ट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तब वो वी को आगे होने वाले सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता देती है, जिसके बाद वो वी को एक प्रोग्राम देती है जो मिकोशी में ऑल्ट के लिए बैकडोर का काम करेगा। इसके बाद वी की टीम तैयार हो जाती है और वो लोग वी को अपने टीम में एज अ फैमिली मेंबर वेलकम करते हैं। You're one of us now, V. You're an Aldo Caldo, damn it. Great to Thanks have for you everything, with us, V, and don't worry. We'll get you into that Mikoshi. Isn't that the way Welcome of to it? the family. फिर किसी तरह वी मिकोशी के अंदर पहुंचता है, जहां वो खुद को मिकोशी से कनेक्ट करके एक डीप स्लीप में चला जाता है, जहां वो जॉनी को देखता है। इसके बाद ऑल्ट और जॉनी एक साथ सामने आते हैं और वो वी को समझाते हैं कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। ऑल्ट ने जॉनी और वी की पर्सनैलिटी को अलग कर दिया था, जिसके बाद ऑल्ट ने उनकी पर्सनैलिटी को मिकोशी में स्टोर कर दिया, लेकिन ये सब में वो एक बात का ध्यान रखना भूल गई। उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि किसी भी साइकी को उसके बॉडी में वापस डालने के लिए उस बॉडी को हेल्दी होना चाहिए, लेकिन वी के बॉडी में मौजूद बायोचिप की वजह से वी के बॉडी का संतुलन पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसकी बॉडी उसी के न्यूरॉन्स को खा रही है। अगर वो वी की साइकी को उसके बॉडी में वापस डालेगी तो वी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 साल जी पाएगा और ऑल्ट इस चीज़ को नहीं रोक सकती थी। वी का साइकी उसके बॉडी के लिए इंट्रूडर का काम करेगी, जिसके बाद उसकी बॉडी उसे खुद मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि उस बायोचिप की वजह से वी की बॉडी सिर्फ जॉनी की साइकी को उसके अंदर सर्वाइव करने देगी। अब यहाँ पर प्लेयर को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो अपने बॉडी में 1 साल ज़िंदगी बिताना चाहता है या फिर परमानेंटली जॉनी को अपनी बॉडी दे देता है ताकि जॉनी बची हुई एक लंबी ज़िंदगी जी सके। अब यहाँ प्लेयर का डिसीजन जो भी हो, लेकिन आखिर में सर्वाइविंग कैरेक्टर अपने दोस्त को रिस्पेक्ट देगा
और नाइट सिटी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी साइबरपंक 2077 की। और दोस्तों जैसा कि आपने गेम के एंड में देखा कि इस गेम की एंडिंग काफ़ी थ्रिलिंग थी। और दोस्तों इस एंडिंग से हमें काफ़ी हद तक ये पता चलता है कि शायद हमें इस गेम का अगला पार्ट देखने को मिले, क्योंकि अगर प्लेयर इसमें वी का लाइफ जीने का सोचता है तो इसके अगले पार्ट में ये बताया जा सकता है कि कैसे 1 साल के अंदर वी खुद को ठीक कर लेता है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गेम की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अगर बात करें मेरे पर्सनल फेवरेट की तो इस गेम का फ्यूचरिस्टिक सेटिंग मुझे बहुत ही कमाल का लगा। दोस्तों इस गेम में जितनी भी बिल्डिंग्स है, जितने भी कार्स है या फिर वेपन्स है या फिर टेक्नोलॉजी है, ये सब ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो गेमर्स इस गेम को स्टोरी के लिए खेलना चाहते हैं उन्हें इस गेम में स्टोरी के दौरान बहुत सारे साइड मिशंस मिलेंगे और खेलते वक्त आपको मिशन कुछ खास तो लगेंगे नहीं, लेकिन इन्हीं मिशन से इस गेम का एंडिंग डिसाइड होता है। और इस गेम में आपका छोटा से छोटा डिसीजन एक बहुत बड़ा अलग आउटकम ला सकता है। इसलिए मैं इस गेम को वन ऑफ द बेस्ट RPG गेम कहूँगा। और मेरे हिसाब से RPG गेम के मामले में ये गेम एक नई एरा की शुरुआत कर सकता है। और दोस्तों बात करते हैं इस गेम की गेम प्ले की, तो बहुत ही कमाल का है, क्योंकि गेम खेलते वक्त आप इसमें बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। और मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि इस गेम का गेम प्ले आपको बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देगा। दोस्तों इस गेम का मैप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ ये कहा जाता है कि इस गेम का मैप GTA 5 के मैप से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे मैप इसलिए ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इस ज़माने का गेम होने के बावजूद भी इस गेम का मैप बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। दोस्तों इस गेम की शुरुआत में बस एक ही प्रॉब्लम आई थी कि इस गेम में बहुत सारे बग्स थे, जिससे इस गेम का एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक ख़राब भी हो गया था। लेकिन डेवलपर्स का यहाँ क्लियरली कहना है कि वो अपडेट्स के थ्रू इस गेम के सारे बग्स को हटा देंगे। और दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये गेम बहुत ही कमाल का है और आपको ये गेम को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो साइबरपंक 2077 के ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, उसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उस नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही गेमिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए माय डॉट को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें हमारे सारे सोशल अकाउंट में फॉलो करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय भारत, सत्यमेव जयते।